प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नावल अफसोस नगर किस्त नंबर 3 माँ मेरी मरी है या अरमश की। फरहत को हया की बात सुनकर धचका लगा था। वो कैसी बात कर रही है और जब से काले से आई है गुस्से में है। अभी भी रिश्ता करवाने वाली इस औरत को जिस तरह बेइज्जत करके उसने घर से निकाला था, ये सब फरहत की समझ से बाला था। क्या बकवास कर रही हो? मुझे मारने की बात कर रही हो तुम? फरहत के हैरत भरे चेहरे पर अब गुस्सा छा गया था। बेटी कैसे अपनी माँ के बारे में ऐसी बात बोल सकती है? नहीं अम्मा, आप क्यों मरेंगी? मार तो आप मुझे रही हो। ये क्यों आई थी रिश्ते वाली मासी? दरवाजा बंद करके अम्मा के सामने कमर पे दोनों हाथ रखे खड़ी हयात के तेवर अच्छे दिखाई ना देते थे। बेटी का यूं रूप और अकेली कमरे में फरहत बेगम के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। इन्हें अपनी ही बेटी से खौफ आने लगा था। तो क्या करूं? बेटी रहूगी क्या? अम्मा ने बेटी को अपने इस लहजे में जवाब दिया था जिसमें वो बात कर रही थी। क्यों बोझ हूं या खानदानी नहीं कि कोई खानदान से कबूल नहीं करेगा? हयात ने माँ को भी इसकी शादी करने का वाकया याद दिलाया था जो वो माँ की जबानी से ही सुनती आई थी। कौन है इस गिनवार खानदान में? पागल हो तुम? खानदान के तमाम ही लड़के कम पड़े थे और गांव में रहते थे। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जरियान को भूल गई है क्या आप? या ताया जी का इरादा नहीं है? हयात ने माँ को बाजू से पकड़ के अपने सामने बैठाते हुए कहा। जरियान वो तो तुम्हारी बहन के लिए सोच रहा है, तुम्हारे अब्बा ने फरहत से फौरन से जवाब दिया। माँ का जवाब सुनते ही हयात उठ के खड़ी हुई। तो मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं करेगी? मेरी तो माँ जिंदा होकर भी कुछ नहीं कर रही। हयात ने बात दोहराई थी। ओ अब समझी मैं बेटी की बात। अब कुछ समझ में आने लगी थी फरहत के। तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तुम्हारे अब्बू को कौन समझाए ये बात? वो कलमुही कहाँ जचती है जुरियान के साथ? कलमुही कहते हुए फरहत ने नफरत से मुंह को भी चढ़ाते हुए कहा था। दोनों माँ बेटी आमने सामने बैठी हुई थी। मैं भी तो यही कह रही हूं ना। अम्मी कहाँ, वो अरमश कहाँ जरियान? अब भला जमीन का आसमान से क्या जोड़? और तो और आप भी अब्बा के साथ मिलकर अरमश को जरियान के साथ सोच बेटी। क्या आपको अपनी बेटी नजर नहीं आई? हयात ने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए माँ को देखा। वो अपनी बातों के जाल में ले आई थी अपनी माँ को भी। जोड़ तो नहीं मगर तुम्हारी दादी और अब्बा, माँ ने सोचते हुए जवाब दिया। क्या दादी की? तो आप बात ही ना करें मेरी। किसी चीज की किसी बात को वो नहीं टालती। मैं दिन को रात कहूँ तो वो रात समझे। और रहे अब्बा, उनको समझाना आपका काम है। हयात ने गोया बात ही निपटा दी थी। बेटी की बातों का जादू असर दिखाने लगा था। फरहत के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई थी? ठीक है, आज ही बात करती हूँ तुम्हारे अब्बा से। और तुम भी तो ये कपड़े ढंग के पहनो। क्या बनी रहती हो? ना लड़का ना लड़की। अरमश के मुकाबले का सोचकर इन्हें अपनी बेटी बिल्कुल सिफर मालूम होती थी। ओहो अम्मा, हयात ने माँ की गोद बाजू हामिल करके इनको गाल पर प्यार किया। आप बेफिक्र रहें, अब मैं वही पहनूंगी जैसा आप कहेंगी। बस मुझे जरियान चाहिए। आंखों में कुछ ऐसी चमक आई थी हयात की जैसे उसे जरियान आज ही मिल गया है। जरियान मिलेगा लेकिन ये सब छोड़ना होगा। और ये शर्ट बेटा जी, ये तो फराज की है, उतारो इसे, वो फिर लड़ेगा मुझसे। हयात ने छोटे भाई की शर्ट पहन रखी थी। फरहत माथा पीट कर रह गई थी। ये लड़की क्यों ऐसे लिबास पहने रखती है जिसे देखकर उसके अब्बा को गुस्सा आए। हाँ अम्मा, उतार देती हूँ। आप बात तो करें ना पहले अब्बा से जल्दी से। अभी अब्बा घर ही आते होंगे। आप अभी जाके बात करें। हयात माँ को पकड़कर दरवाजे तक ले गई। ऐसे क्या देख रही हैं? जाए भी अब। माँ से वो ये काम बहुत जल्द करवाना चाहती थी। कहीं कल को इसका बोला हुआ झूठ इसके रास्ते में दीवार ना बन जाए। जाती हूँ और तुम इस तरह के कपड़ों में बाहर ना ही आना। बेटी को हदायत जारी करते हुए फरहत बाहर निकली तो सामने से अरमश आती दिखाई दी। अरमश को देखते हुए फरहत के चेहरे पर जो तासरात थे वो अरमश के लिए नए न थे। वो इस सब के साथ जीने की आदी हो गई थी। हयात ये अम्मी को कहाँ भेजा है? वो भी ऐसे जल्दी में? कोई बात हुई है क्या? अरमश अम्मी के साथ से होती हुई अंदर आई और हयात से सवाल किए बिना ना रह सकी। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कोई जासूस हो। अम्मी की क्या? वो क्या करती है, कहाँ जाती है? हयात ने अरमश की तरफ देखकर तंज किया। हयात, इसमें जासूसी की क्या बात है?
मुझे अजीब लगा इसलिए पूछ लिया। हयात का रवैया नया नहीं था, वो हमेशा ही ऐसे बात करती, लेकिन आज शायद अरमश भी थकी हुई थी जो इसको इसी के लहजे में जवाब दे बैठी। तुम्हें कुछ अजीब भी नहीं लगता अरमश? वैसे भी जो खुद अजीब और मशकूक होते हैं उनको सब अपने जैसे ही लगता है। हयात कबर्ड खोले अपने लिए अम्मी का पसंदीदा सूट निकाल रही थी। हयात छोड़ो तुम सब कुछ, पूछना ही फजूल है। मेरा दिमाग खराब है जो तुमसे पूछ बैठी। अरमश बेड पर बैठते हुए अपना सर हाथ से हल्का हल्का दबाने लगी थी। तो मेरी जान, तुम्हें किसने कहा कि ऐसे फजूल अजीब व गरीब सवाल मुझसे पूछो? अच्छा वो गुस्सा थूको और ये बताओ इनमें से कौन सा पहनूं? हयात जो मर्जी है पहन लो, प्लीज मुझे थोड़ी देर सोने दो। अरमश तकिया आंखों पर रख कर सोने की तैयारी कर चुकी थी। मेरी तरफ से मर जाओ, मुझे क्या, मैं तो चली फ्रेश होने। गर्ल्स, वालिद साहब को चाय की तलब हो रही है, कौन बनाएगी? यह फराज था जो कमरे में बेधड़क दाखिल हुआ था। फराज और इसका मोबाइल। हयात अपने कपड़े उठाए, बात की जानिब चली। मैं बनाती हूँ। अरमश को पता था हयात ने तो ये जहमत करनी नहीं, इसलिए तकिया साइड पर रख के बैठ के बाल सेट करने लगी। हयात आप ही मुंह अच्छा ना हो, बात तो अच्छी कर लिया करो। फराज ने हयात को अरमश से यूं बात करते देखा तो बोल उठा, बकवास बंद करो फराज, मेरा मूड नहीं है तुम्हारी सड़ी हुई बातें सुनने का। मेरी बात सड़ी और अपना दिल, ये मेरी शर्ट उतार के आग लगा देना। अपनी शर्ट पहचान ली थी फराज ने। फराज चलो यार। अरमश दरवाजे पर खड़ी उसे साथ चलने को कह रही थी। हयात से और बात करके और ऑलरेडी खराब मूड को मजीद खराब नहीं कर सकती थी। उससे पहले कि अरमश बाथरूम का दरवाज़ा बंद करती, फराज की बात ने उसे आग लगा दी थी। हाँ क्यों नहीं, इसके साथ साथ तो तुम्हें भी जला दूंगी। चलो अपी। फराज अपनी बार अरमश के साथ चल दिया था। हयात की बात सुनकर वो रुक गया। मुझे नहीं हसद, मैं खुद जल जाऊंगी। फराज भी इसका सगा भाई था, कब हार मानने वाला था वो। अरमश बामुश्किल फराज को खींचती हुई बाहर ले आई थी। चाय की प्याली मेज पर पटकते हुए कदीर साहब ने बीवी और माँ को गैर यकीनी से देखा। फरहत मत बोलो, हयात की तरह अरमश भी मेरे औलाद है। कदीर ने बीवी की बात सुनकर खामोश कमरे में हलचल मचा दी थी। फरहत ने हयात के कहने पर अपने शोर से बात की थी। वो यूं भड़क उठेंगे उसका तो गुमान भी न था। इनका गुस्से में आने का अंदाजा तो था, मगर ये शिद्दत होगी ये बात कुछ हजम ना होती थी। ना कदीर पुत्र, इसमें इतना गुस्से वाली कौन सी बात है? तो बात तो ऐसे कर रहा है जैसे हमें पता ही ना हो कि अरमश भी तेरी औलाद है, या फिर पुत्र हमने कोई फर्क रखा हो। दादी ने बेटे को आराम करने के लिए दाव खेला था। अपने बेटी की दूसरी शादी करवा कर उन्होंने जिस अजाब में डाला था अरमश और तला को, वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। अम्मा जी फर्क ही तो कर रही हैं। मैं एक बेटी की नसीब से खुशियां निकाल के दूसरी को दे के गुनहगार हो जाऊं। कदीर ने अम्मा की बात सुनकर उन्हें साफ साफ कह डाला, जो वो आम हालात में शायद कभी ना कहते। अम्मा देख लें इन्हें कैसी बात करती। उन्होंने हो की मसनूई रोने की आवाज निकालकर पल्लू से आंखें साफ करने का ढोंग रचाते हुए फरहत बेगम ने अपनी सास की तरफ देखा। वो ये सब दिखावे को कर रही है, इसका कदीर साहब को इल्म था। इनके साथ हमेशा यही खेल खेला गया था, लेकिन अब के बार वो किसी की बातों में आने वाले ना थे। ना कदीर क्या हो गया है? इसने तेरे 2 बच्चे पाल के जवान किए, एक निक्की सी बात नहीं मान सकता बीवी की। माँ ने भी बहू के इशारे को समझ लिया था। अब जज्बाती करके ही ये मामला अपने हक में क्या किया जा सकता था। अम्मा तो मैंने कब कहा है कि उसने नहीं पाले, मगर इस वक्त ये सिर्फ हयात की माँ बन के मुझसे बात कर रही है। औलाद में फ़र्क कदीर साहब के नज़दीक खुदा की अता करदा नेमतों से मुंह मोड़ना था। तो क्या कदीर साहब मैं अपनी सगी बेटी के लिए इतना भी ना सोचूं? मैं जानती हूँ मैं तो बीवी आपकी इसलिए आपकी औलाद की नौकर बन के रहूं। आंसू साफ करते हुए फरहत ने मकारी से जाल बिछाया था। मेरी दोनों बेटियां हैं, मैंने दोनों के लिए सोच रखा। तुम छोड़ो ये सोचें, तुम सिर्फ दोनों का ख्याल रखो और मुझ पे यकीन रखो। मैं दोनों के लिए इंशाल्लाह सही फैसला लूंगा। कदीर साहब अपने फैसले पर अटल थे और इन औरतों की चालबाजियों से दूर रहना जानते थे। कदीर साहब के कमरे से जाते ही सास बहू ने एक दूसरे की जानिब देखा। खामोशी के बावजूद एक चीज जो चीख चीख कर सुनाई दे रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, बाप की मर्जी के खिलाफ रिश्ता ही हो नहीं सकता। फरहत ने दुपट्टा सर से उतार कर
सास को देखा। वो इस ड्रामे की वजह से अपना हुलिया बेगाड़े बैठी थी। अम्मा अगर ये ना माने तो आप जानती हो अपनी पोती को छोड़ दो, अभी अभी कौन सा हम शादी करने लगे हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ कुछ। दादी हयात को जानती थी अब मुंह से निकाल बेटी है तो पूरा करवा कर रहेगी, इसलिए कुछ सोचने लगी। दादी के खामोश होती ही हयात अंदर दाखिल हुई। उसकी नज़रें मुसलसल बाहर की तरफ थीं, जैसे किसी के आने का इंतजार या खौफ तारी। अम्मा हयात बुकलाती हुई बोली। फरहत बेगम हयात के चेहरे पर इतनी बेचैनी देख के हैरान रह गई। अब तुम्हें क्या हो गया है हयात, इतना डरी हुई क्यों हो? अम्मा वो अब्बा फोन। हयात सचमुच घबराई हुई थी। इसके हाथ ठंडे पड़ते जा रहे थे। वो कभी दादी और कभी माँ को देखती थी। कुछ बोलेगी भी या यूं ही अम्मा अब्बू करके हमारी जान लेगी। दादी ने गुस्सा होते हुए कहा। हयात ने जो झूठ बोला था उसका नतीजा सामने आने वाला था। जरियान फोन पे अपने चचा को बता रहा था कि उसने पहले भी फोन किया था। इस रोज शायद आप घर ना थे। हयात की झूठ का सांप इसको डसने के लिए आ गया था। अम्मा, फरहत, हयात यहाँ आ जाओ जल्दी से सब। कदीर ने घर की खामोश फजा को थरथरा के रख दिया था। हयात तो जैसे मुंजमद हो गई थी। वो पहली मर्तबा बुकलाहट का शिकार हुई थी। वह तीनों बाहर हाल में आ गई थी, जहां अरमेश और फराज भी शोर सुनकर अभी अभी ही पहुंचे। सिवाय हयात के किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया है। किस मिट्टी की बनी हो तुम? कदीर साहब ने हयात को खा जाने वाली नजरों से देखा। वो इसका गला दबोचने के लिए आगे बढ़ी ही थे कि फरहत ने उन्हें रोक लिया। क्या करते हैं, जवान बेटी पे हाथ उठाएंगे? फरहत अपने शोर की खींचती हुए हयात से दूर ले गई थी। हयात का तो रंग पीला पड़ता जा रहा था। इसके लिए ये सब खिलाफ तवक्को था। पूछो इस बदबख्त से क्या कारनामा किया है इस नौजवान औलाद ने। बीवी की गिरफ्त से बाजू आज़ाद करवाकर कदीर साहब ने अपना चेहरा भी उस जानिब से फेर लिया था। वो हयात को देखना भी नहीं चाहते थे। क्या किया है, इतना कौन सा तूफान आ गया है? दादी भी हयात के हक पे बोली थी। आखिर को इनकी लाडली थी हयात। आपकी लाडली ने तोहमत लगाई है अम्मा। इस बेहया लड़की ने झूठ बोला था। अरमश को फोन आया किसी का। आवाज बुलंद हुई थी, लेकिन जल्द ही वो खुद भी बैठ गए और उनकी आवाज भी हलक में अटक कर रह गई। उनकी नजर जब अरमश पर पड़ी तो इनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अम्मा, वो और कोई नहीं था। फोन करने वाला आपका पोता जरियान था। वो इससे ज्यादा बुरा क्या कह सकते थे? अपनी बेटी को बेहया तो कह चुके थे। पुत्र हयात को गलतफहमी हो गई ना, इसमें इतना ववेला करने वाली कौन सी बात है? दादी ने एक दफा फिर हयात ही की साइड ली थी। अम्मा, गलतफहमी? पूछें उससे, उसने झूठ बोला कि नहीं? उसने नाम जाया नहीं किया जरियान का। क्यों? कदीर ने हयात की जानिब बढ़ते हुए माँ से सवालात पूछे थे। वो आज हयात पे हाथ उठाएंगे, ये बात तो वाज़ेह हो गई थी। कोई भी ऐसी चीज मिल जाए जिसे वो हयात की दुर्गत बना सके। लेकिन अफसोस, ऐसा करीब करीब कुछ भी ना था। अब्बा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? आपको जो कहना है कह लें। मुझे मारा है मार लें, मगर मैं इतना घटिया काम क्यों करूँगी? क्या मैं जरियान की आवाज़ नहीं पहचानती? वो जरियान नहीं, कोई और था। और था? अभी भी? जरियान के फ़ोन के बाद भी ये कहोगी? हद होती है झूठ की। फरहत बेगम, ले जाओ उसे मेरी नज़रों के सामने से। कदीर को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। हयात उनके सामने किस ढियाटी से झूठ कहे जा रही थी। दूसरी जानिब जरियान की बातें। और अम्मा, आपकी इस लाडली का सच शाम में जरियान घर आकर बता देगा। जरियान ने अपने आने की इतला देने के लिए ही फोन किया था। उसकी ट्रांसफर हो गई थी, अब से वो यही रहने वाला था। ठीक है अब्बा, तो फैसला शाम को ही होगा। आपको पता लग जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। आंखों को बेदर्दी से मसलते हुए वो अपने कमरे की तरफ भागी थी। हयात का यह तर्ज अमल चौंका देने वाला था कदीर साहब के लिए। इनका भतीजा जो कह रहा है, अगर वो सच है तो हयात किसी भी किस्म का डर खौफ महसूस क्यों नहीं कर रही है? अरमश खुद के बेकसूर साबित हो जाने पे बेहद खुश थी, लेकिन वहीं उसे हयात की आंखों में अपने लिए दिखाई देने वाली नफरत और गुस्सा अजीब लगे थे। अम्मा और दादी तो ऐसी थीं जैसे सांप सूंघ गया हो इन्हें। एक अब्बा ही थे जो कुछ मुतमईन थे, लेकिन हयात के ऐसा करने से वो भी दिल बर्दाश्त थे। हयात, रो नहीं ना? अरमश हयात के करीब बैठते हुए बोली। वो इसके लिए खाना लाई थी। रोती है मेरी जूती, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आज तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अब्बा ने मेरी इतनी बेइज्जती की। गलती तुम्हारी अरमश बीबी।
आशिक तुम्हारा पूछते और गुनाहगार में शोले बरसाते हुए हयात की आंखें लाल हो रही थी। गुस्से की वजह से उसके होंठ कांप रहे थे। बस कर दो हयात, खुदा के लिए। जरियान के सब सच बताने के बाद भी अरमश का हाथ में उठाया नवाला हाथ से छूट गया था। वो हैरत से हया को देख रही थी। क्या कहा? चुप हो जाओ, मुझे चुप करवा ही लिया ना, तुमने सबकी नजरों में गिरा भी दिया। वो अब बाकायदा रो रही थी। मेरी क्या गलती थी? हयात, किसी की कॉल आई, मैंने दादी को बताया। मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि दादी यूं अबू को बताएगी, मगर मैं सच बोल रही हूँ। किसी का फोन आया था तुम्हें? हयात पल भर में नरम पड़ने लगी थी और अब भी अरमश को ये बावर करवाने की कोशिश कर रही थी कि फोन आया था। बहुत हो गया हयात, अपनी गलती मान लिया करो। अरमश को हयात की हर दर्मी पे गुस्सा आ रहा था। ये लड़की क्यों इतनी जिद्दी है? अरमश ने दिल में सोचा। उसे अपने अकेलेपन की चुभन महसूस हो रही थी। फोन आया था तो जरियान उसकी तरफ धारी क्यों करेगा? ये सब क्या हो रहा है? सारी गलती मेरी है अरमश, तुम तो पाक साफ हो ना। जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं खुद के साथ कुछ कर लूँ। और हाँ, याद रखना, मैं अब्बू के सामने सच ला कर ही रहूंगी, फिर भी मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े, हयात ने छेंगाड़ते हुए कहा। वो इस वक्त असीब ज़दा लग रही थी। जान मेरी ले लो, अब्बा को मजीद तकलीफ ना दो, अरमश ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। खुदा भी अपने सामने झुकने वालों को कितना झुका देता है। जो उसकी जानिब चलता है, लोग राह में कांटे बिछाने लगते हैं। हयात की बातें तो कांटों से भी नुकीली थी। हयात के दिल में नफरत की जड़ें मजीद मजबूत हो जा रही थी। अरमश, जाओ यहाँ से। अब की बार हयात चीखी थी। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ, जाओ। अपना सर दोनों हाथों में लेकर वो दीवार से पुष्ट लगाकर बैठ गई थी। इसके असाब जवाब दे गए थे। वो पहली बार हारी थी, पहली शिकस्त थी हयात की। हयात अरमश के जाने के बाद अपने आप को तकलीफ देने के लिए किसी चीज को तलाश कर रही थी। नाकामी का एहसास और सबके सामने होने वाली बेइज्जती ने हयात को हिला के रख दिया था। वो आज अपना एतमाद खो चुकी थी। उसे अपने आप में खामियां लग रही थी। उसने आज तक जो किया था उसमें कामयाब हुई थी। हारने से जो जख्म दिल पे लगा था वो बहुत गहरा था। हयात ने क्लास लेने की वजह से दोस्तों को भी ना बताई थी। वो कॉलेज के ग्राउंड में एक तरफ अकेली बैठी हुई थी। उसे क्लास से निकलते देखकर नाजिश और नवाल भी हयात के पीछे चली आई थी। आज हयात पहली जैसी हयात दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में वीरानी थी, उसके लबों पे खामोशी। क्या हुआ हयात, ठीक हो ना? नाजिश ने हयात के कंधे को तपतपी दी और पास बैठ गई। हयात की एक जानिब नवाल थी, दूसरी तरफ नाजिश बैठी थी। हाँ ठीक हूं, मुझे क्या होना है? पास मौजूद दरख्त की लकड़ी उखाड़ते हुए जवाब दिया। ठीक लग नहीं रही, नाजिश ने हयात की तरफ देखते हुए कहा। बात को रेदने की क्या आदत हयात को बोलने पे मजबूर करने वाली थी। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या बताऊं मैं? बस हल्का सा सर दर्द था तो क्लास नहीं ली। हयात नजर चुराकर बोली। इस सर दर्द की वजह कौन है हयात? देख, मुझे जानती हो तुम, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। हमदर्दी का अंदाज अपनाते हुए नाजिश ने हयात का हाथ अपने हाथ में लिया। अरमश है मेरे सर की दर्द की वजह, इसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है यार। अब्बू के सामने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और अब वो मुझसे प्यार भी छीन लेगी। हयात इधर देखो, तुम्हारे आंखें सूजी हुई क्यों है? रोई हो क्या? नवाल की नजर हयात की आंखों पर अटकी हुई थी। ओहो, अरमश ने क्या किया है? नवाल कुछ समझी नहीं थी। हाँ रोई हूं, जिससे उसकी जिंदगी उसका प्यार छीना जा रहा हो और उसी के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिली हो तो वो रोए ना तो क्या करे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहिए। हयात, हुआ क्या है बताओ तो? जरियान ने कुछ कहा है क्या? नवाल कुछ समझने लगी थी। हो ना हो बात तो जरियान के मुतालिक ही थी। वो फोन वाली बात है ना हयात? नवाल को नाजिश पहले सब बता चुकी थी। इसके पेट में कोई बात रुक जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ वही बात, उस बात का इतना इशू बना, अब्बू के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई। नाजिश, मुझे जरियान चाहिए और अब्बू चाहते हैं कि अरमश और जरियान की शादी हो। मैं नहीं देख सकती इसको किसी के साथ, मुझे जरियान अरमश से छीनना है। उसने गुस्से से आंखें बंद करते हुए अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ा। हयात, कोई किसी कुछ नहीं छीन सकता। अगर वो तुम्हारी किस्मत में है तो तुम्हें मिल जाएगा, कोई गलत राह मत चुनना। नवाल को हयात के अंदाज से डर लग रहा था। वो हयात को जानती थी, अगर कुछ उसे ना मिले तो वो किसी भी हद तक जा सकती थी।
اور اسی بات سے نوال کو ڈر لگ رہا تھا۔ پیار حاصل کیا جاتا ہے اور حیات بزدل نہیں ہے، نازش بولی۔ نازش اسے سمجھاؤ، تم بھی اس کے ساتھ مل گئی ہو۔ نوال سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں اپنی قسمت بدل دوں گی، اگر وہ میرا نہیں ہوا تو پھر کوئی راہ کچھ بھی، میرے آگے کچھ نہیں ہوگا، سمجھی؟ تم نے پیار کیا ہی نہیں ہے اس شدت سے جس شدت سے میں کرتی ہوں، اور میری شدت دن بدن آگ بنتی جا رہی ہے۔ یہ آگ یا تو مجھے جلا دے گی یا پھر اس سے میں کسی کو۔ حیات بے رحمی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، یہ کیا جانے پیار کو اس کی بس اچھی باتیں کرنا آتی ہے، یہ میری تکلیف نہیں سمجھ سکتی۔ نازش کیا سمجھائے یہ مجھے کہ پیار نہ کرو، اور اگر میں نے پیار چھوڑ دیا تو پھر میرا زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ محبت آگ تو نہیں ہوتی حیات، محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ محبت تو چشمے سے بہتے پانی کی طرح ہے جو ہر ایک کو فائدہ دیتا ہے۔ نوال حیات کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوال اپنے مشورے کسی اور کو دینا، ابھی کچھ کھانے کو لے آؤ کینٹین سے، اور ہاں جلدی واپس آنا۔ نازش نے نوال سے پیچھا چھڑانے کا یہ حربہ ڈھونڈا تھا۔ محبت ٹھنڈے پانی کی طرح تب ہوتی ہے جب محبوب ہمارے پاس ہو، ہمارے محبت کو محسوس کرتا ہو، ورنہ تو یہ ایک ایسی آگ ہے نوال جو اندر ہی اندر جلا کے مار ڈالتی ہے۔ اس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں، اس لیے تم نہیں سمجھ سکتی۔ تم صرف اور صرف کتابیں باتیں کر سکتی ہو، ہمیشہ کتابوں میں گھسی رہتی ہو۔ یہ اور کیا بولے گی؟ حیات کی بات کی تائید کرتے ہوئے نازش نے کہا، جاؤ بھی نوال، حیات نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، کل سے کچھ لے کے آؤ۔ نازش نے نوال کے جیسے حکم دیا۔ نوال بنا کوئی جواب دیے کچھ لینے کے لیے کینٹین چلی گئی۔ حیات کو سمجھانا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ تم کیا کرو گی حیات؟ نوال کی جاتی نازش نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، بس مجھے زریان چاہیے، تم بتاؤ نازش کیا ہے؟ ارمش میں، مگر زریان مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتا جسے اس کو دیکھتا۔ تمہاری سگی بہن تو نہیں ہے نا؟ اس کے خون میں ہی کچھ ایسا، تم ہی بتاتی ہو کہ کیسے انکل نے تمہاری دادی کے مخالفتوں کے باوجود بھی اس کی اماں سے شادی کی تھی۔ ہاں نہایت شاطر ہے، جیسی ماں تھی ویسی ہی وہ بھی ہے۔ ویسے حیات کوئی ایسا منتر ہونا جیسے فلموں میں ہوتا ہے، پڑھ کے دوسروں کو قابو کر لیتے ہیں۔ نازش کی نظریں نوال کی منتظر تھی۔ ہاں کاش کہ ایسا کچھ ہوتا نازش، میں جب سوچتی ہوں نا کہ زریان مجھے نہیں ملے گا، میرا دل کرتا ہے خود کو مار دوں، اور آج وہ آئے بھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ اس کو دیکھ کے میں بے اختیار ہو جاتی ہوں۔ تم نے کبھی اظہار کیا؟ کر کے تو دیکھو، شاید بات بن جائے۔ نازش منتر والی بات کر کے خود ہی گھبرا سی گئی تھی۔ اظہار کیسے کروں، وہ تو بات ہی نہیں کرتا، بس سلام دعا تک ہی رسائی ہے۔ حیات بات کروائی جاتی ہے، تم یہ لڑکوں کی طرح اٹھتی بیٹھتی ہو، اسے میں کیا دلچسپی لے لے گا؟ نازش نے برا سا منہ بنایا تھا۔ وہ حیات کی اس بے باک انداز سے بہت جلتی تھی۔ ٹیچرز اس کے کانفیڈنس کو پسند کرتی تھی، وہیں نازش کو یہ زہر لگتا تھا۔ نہیں یار، اب وہی پہنتی ہوں جو امی کہتی ہے۔ یہ لو سموسے اور چاٹ۔ نوال ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہوئے دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی، جو اسے دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ یہ اخبار دینا نوال۔ نازش کی نظر کسی خاص چیز پہ تھی۔ یہ لو۔ نوال نے اخبار فوراً نازش کو دے دی اور سموسے حیات کی طرف بڑھائے، جسے اس نے بے دلی سے لیا۔ ارے واہ، نام دیکھو یاقوت، خود بلے کوئلہ ہو۔ نازش اخبار میں عامل کا نام پڑھ کر بے ساختہ کہہ اٹھی، نازش یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ کون یاقوت؟ یہ پڑھنا عامل ہے کوئی؟ پروفیسر یاقوت بوت؟ ہاں ہاں، نام دیکھ ان کے اخبار نوال کی طرف بڑھاتے ہوئے نازش نے کہا۔ حیات کا کھلا ہوا منہ کھلا رہ گیا۔ عامل مطلب جادو؟ محبوب آپ کے قدموں میں۔ وہ اب بے صبری سے نوال کے اخبار رکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ نازش بس کرو، چھوڑو، دفع کرو اس کو، خدا کا خوف تو ہے نہیں ان لوگوں کو۔ دیکھو ذرا، اب جیسے دنیا ان کی مرضی سے ہی چلتی ہو۔ عامل یاقوت کے نام کے ساتھ ایسی ایسی باتیں لکھی تھی جو پڑھ کر نوال استغفار کیے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں چلو کلاس میں جاتے ہیں، دو میں یہ ڈسٹ بن میں ڈالتی ہوں، میرا بیگ لے جانا۔ حیات کینٹین میں رکھی ڈسٹ بن کی طرف بڑھتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ تو پیارے دوستو، کہانی جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔